नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 जून को देश ने जनादेश दिया है और जनादेश दिया है एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया जरूर है, लेकिन 241 सीट जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, क्या उसमें अब प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से नरेंद्र मोदी को आगे किया जाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगा रही है, इसके इतर भारतीय जनता पार्टी में शायद सब कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। 241 सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब संघ का दखल साफ दिखाई देगा। संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, बावजूद इसके जब उन्हें हराने की पूरी कोशिश गुजरात लॉबी ने की थी। उन्होंने खुद को साबित किया है। नितिन गडकरी की छवि नागपुर में एक सेक्युलर लीडर के तौर पर है, या यूं कहें देश में एक सेक्युलर लीडर के तौर पर है। दूसरा नाम शिवराज चौहान का है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी तमाम स्कीम मध्य प्रदेश की जनता को समझ आई और पसंद आई, जिसका नतीजा है इस दफा शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। 2019 की तुलना में एक सीट और बढ़कर आई है। बेशक शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु से दरकिनार करने की कोशिश की गई थी और उन्हें विदिशा से चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का। उससे पहले वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अच्छा कार्यकाल उनका रहा। एक बार कांग्रेस से चुनाव हारे, लेकिन फिर लगातार जीतते रहे। इस बार भी 2023 में जब चुनाव हुए विधानसभा में, तब शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल और उनके काम के आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात कर रही है, आज एनडीए की बैठक है, ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप अक्सर सुनते हैं, गोदी मीडिया, वो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार जैसे नारे चला रही है। जैसे एग्जिट पोल का जो एक फर्जी खाका आपके सामने रखा गया था, उसी तरह से तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया जा रहा है। अब आपको अंदर का खेल समझना होगा। नरेंद्र मोदी से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे और आज भी हैं। ये किस्मत थी नरेंद्र मोदी साहब की कि 2014 में राजनाथ सिंह, जो कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया नरेंद्र मोदी को, और वो यूपीए गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी, कुछ अपना गुजरात मॉडल, अन्ना हजारे का आंदोलन, इन सब के सहारे 2014 में केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गए। 2019 में नरेंद्र मोदी को सहारा मिला पुलवामा आतंकवादी हमले का, और उसके बदले में जो बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी उसका। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, गुजरात लॉबी नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए इस कदर हावी हो गई कि आईटी सेल ने उन्हें विश्वगुरु बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि लगातार कम हुई है, बढ़ी नहीं है, कि गुजरात जैसे स्टेट में जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां गुजरात की एक सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हार गई। 25 में से 24 सीट गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। इसके इतर शिवराज चौहान जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां से 29 सीट मध्य प्रदेश से आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी
जिस वाराणसी सीट, ये जिस जब गंगा का बेटा यानी मां गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लगातार 2 बार चुनाव जीते और तीसरी बार जब वो चुनाव जीते हैं तो 1,52,000 के अंतर से चुनाव जीते हैं। इसमें भी नरेंद्र मोदी दूसरे चक्र में लगभग 5,000 वोटों से अजय राय से पीछे चले गए। जिस वाराणसी को क्यूटो बनाने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उसका क्या किया है वो वहां की जनता जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस दफा 1,52,000 के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं। उनसे बड़ी जीत अमित शाह की है या फिर कई उत्तर प्रदेश में सांसद ऐसे जीत कर आए हैं। एसपी सिंह बघेल का चुनाव अगर हम देखें तो इनसे बड़ी जीत कर आए हैं नरेंद्र मोदी। और अगर हम बात करें गुजरात में गांधीनगर सीट से तो अमित शाह नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी जीत से चुनाव जीत कर आए हैं। अगर नरेंद्र मोदी के कद का आकलन अब भारतीय जनता पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जीत को आप दरकिनार नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। दरअसल शिवराज चौहान विदिशा से लगभग 8.5 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। अगर हम बात करें, शिवराज चौहान एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उभर सकते हैं। उनकी छवि सेक्युलर है, क्योंकि एनडीए अब जब समर्थन देगा, चाहे हम तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जो आंध्र प्रदेश की सत्ता में भी लौट कर आए हैं और किंग मेकर हैं। आपको स्टेप बाय समझना होगा कि एनडीए की जब सरकार बनेगी अब, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान 8.5 लाख वोट से चुनाव जीत कर आए हैं। 29 सीटें मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। शिवराज चौहान की जो छवि है वो सेक्युलर नेता के तौर पर है मध्य प्रदेश में, तो लिहाजा एनडीए के जो घटक दल हैं वो चाहते हैं कि एक सेक्युलर छवि वाला नेता इस दौर में प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात हम करेंगे कि नितिन गडकरी भी सेक्युलर छवि वाले नेता हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नितिन गडकरी का नाम पहले भी आता रहा है सामने, तो नितिन गडकरी भी दावेदारी में है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो नाम इन दोनों नाम के ऊपर अगर थोड़ा सा और ज्यादा सुपीरियर हो जाता है वो राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह जो कि बहुत सुलझे हुए और एक साफ छवि वाले नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ से चुनाव जीतकर भी आए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को एनडीए के घटक दल स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह है तेलुगु देशम पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश से 17 सीटें चुनाव जीत कर आए हैं। वो लोकसभा की 17 सीटें जीती हैं उन्होंने। आंध्र प्रदेश में सरकार भी बना रहे हैं, वो टीडीपी जीत कर आई है। चंद्रबाबू जब जेल गए थे पिछले दिनों में, तब कहा जा रहा था कि गुजरात लॉबी के इशारे पर वाईएसआर रेड्डी ने उन्हें जेल भेजा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू आज के नेता तो है नहीं, काफी पुराने राजनीतिज्ञ हैं। 1996 में उन्होंने एक नया खेल किया था, संयुक्त मोर्चा बनाकर खुद संयोजक बन गए थे और तीसरे मोर्चे की सरकार भारत में बनवा दी थी। देश में तीसरे मोर्चे की सरकार को अस्तित्व में लाने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। तो चंद्रबाबू नायडू क्या नरेंद्र मोदी के नाम से सहमत होंगे? सवाल खड़ा करेंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं, कोई और लेकर आइए। नीतीश कुमार लगातार टेनिस बॉल की तरह कभी इधर कभी उधर चलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी की प्रताड़ना का शिकार रहे हैं। अब वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर तो स्वीकार्यता नहीं देंगे। बात हटा दीजिए एनडीए के घटक दलों की, अब बात आप करिए भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपको एक एक करके 3 नाम गिना दिए। नरेंद्र मोदी जिस उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर जाते रहे हैं और इस बार भी 1,52,000 वोटों से जीत कर गए हैं वाराणसी सीट से, उसके आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस दफा हार गई है।
या यूं कहें कि राम मंदिर, जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रोपेगेंडा चला, 2 बार लगातार राम के नाम पर जो वोट लिया, इस दफा अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी नरेंद्र मोदी का जो मैजिक था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। नरेंद्र मोदी शायद उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं किए गए। इसी का नतीजा है कि 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तमाम विश्लेषक ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जनाब, मैं सफाई में ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करेंगे, जब चुनाव के दौरान मैंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की तो यहां पर योगी आदित्यनाथ के फेवर में मुझे 2 चीजें दिखी। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर और उनकी छवि। दरअसल योगी आदित्यनाथ का कद आज भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ है। बेशक लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसकी वजह गुजरात लॉबी है। उत्तर प्रदेश के मतदाता से जब आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो अभी वोट मिला है वो योगी आदित्यनाथ की छवि के आधार पर वोट मिला है, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर वोट मिला है, उनकी सरकार के आधार पर वोट मिला है। अगर लोगों की नाराजगी थी यहां पर तो इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए कितनी कारगर हैं। मोदी और योगी की जोड़ी में योगी ज्यादा हिट है क्योंकि वो जमीन पर काम करके दे रहे हैं। मोदी जी हवा में बातें करते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता को केंद्र से उतनी सुविधाएं नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, और मिला भी तो क्या, अग्निवीर जैसा एक सेना जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम युवा सेना में भर्ती हुआ करते थे, उनका सेना से भी रोजगार चला गया अग्निवीर के नाम पर। लिहाजा केंद्र की योजनाओं का भरसक यहां विरोध था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो वोट शेयर लेकर आई है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर लेकर आई है। योगी आदित्यनाथ की छवि उत्तर प्रदेश में आज भी साफ सुथरी है। उसकी वजह है कि मोदी के साथ मोदी के मित्रों के खुलासे हो गए, कारोबारी मित्रों के खुलासे हो गए, लेकिन योगी नितांत योगी हैं। उन्हें अपने राज्य की सेवा का जो काम मिला है वो पूरी तन्मयता के साथ उसको कर रहे हैं। योगी के साथ कोई कारोबारी मित्र नहीं है जो उनके पीछे थैले लेकर चलते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, हमारा ये भला हो जाएगा। लेकिन इसके इतर गुजरात लॉबी के कई कांड सबके सामने खुलकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर योगी की छवि आज भी उत्तर प्रदेश में बरकरार है, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में को जो वोट मिला है, जो वोट शेयर है आज उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ की वजह से ही बचा हुआ है। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि 2024 में अगर ये घोषित किया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75 के होंगे तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी होंगे दिल्ली की गद्दी के, तो निश्चित तौर पर यहां की जनता शायद इस पर विश्वास करती और उत्तर प्रदेश से लगभग 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने के आसार बनते। लेकिन बावजूद इसके उलट अमित शाह ने योगी की जो छवि खराब करने की कोशिश की या उनकी जो हैसियत थी उसको कम करने की कोशिश की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसको जनता ने समझा और उसका सीधा सीधा जवाब केंद्र को दिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपना रसूख नरेंद्र मोदी रखते थे वो रसूख अब पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो साबित करता है कि दिल्ली की गद्दी लखनऊ के रास्ते से जाती है या उत्तर प्रदेश के रास्ते से जाती है, तो दिल्ली पर जो राज करेगा वो उत्तर प्रदेश को जीत कर जाएगा, तभी राज करेगा। लिहाजा 241 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तब नरेंद्र मोदी के मुखालफत में अब और कौन खड़ा होगा। एनडीए का अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध निश्चित तौर पर होगा। भारतीय जनता पार्टी से नाम किसका जाएगा? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान। क्योंकि स्वयं सेवक संघ अब में जो सबसे मूल है इस एनडीए
के प्रधानमंत्री का वो ये है कि स्वयं सेवक संघ। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब स्वयं सेवक संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा जी, या तो भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, बेशक आप अध्यक्ष हैं, लेकिन कभी आप ग्राउंड जीरो पर आके देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जब संघ का कोई कार्यक्रम होता है तो वही लोग खाकी पैंट, सफेद शर्ट, काली बेल्ट, काली टोपी और लाठी लेकर संघ के गणवेश में मैदान में मौजूद होते हैं, वही संघ की शाखाओं में होते हैं, वही दीनदयाल उपाध्याय धाम में होते हैं। शायद नड्डा साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हवा में शायद ये नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, वो स्वयं सेवक संघ है। जिस संघ ने अपने राजनीतिक अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा किया, आज वही ये कह रही है कि संघ की जरूरत नहीं है। तब ऐसे में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सिरे से खारिज होने के कई गुना चांसेस या अवसर बढ़ जाते हैं। अमित शाह की मनमानी, नरेंद्र मोदी की बेफिक्री, या फिर यूं कहें एक जो उनका सनकपन था, उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो मानहानि की है लगातार, उसका खामियाजा अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह यानी गुजरात लॉबी निश्चित तौर पर भुगतेगी। अब देश के अस्तित्व में जो सरकार आएगी या देश के केंद्र में जो सरकार आ रही है, बेशक एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता शिवराज चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे चेहरों में से किसी एक चेहरे को देखने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक मेरे इस विश्लेषण को बड़े गौर से सुनेंगे भी, देखेंगे भी और समझेंगे भी, और शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा। योगी आदित्यनाथ की भूमिका अहम है और रहेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जब एनडीए की बैठक होगी तब घटक दल किसका नाम मांगेंगे या फिर किस नाम पर सहमति देंगे, या फिर अगर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव आता है और अड़ जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इंडिया के पाले में जाकर बैठ जाएं और देश में इंडिया की सरकार या तीसरे मोर्चे की सरकार, लेकिन एनडीए की सरकार बनना मुनासिब लगता है, या मैं मानता हूं क्योंकि एनडीए को गठबंधन है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम की जगह अब भारतीय जनता पार्टी में कौन से कद्दावर नेता का नाम सामने रखा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको मेरा ये विश्लेषण, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मरकरी माइक केपीसी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।